हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। COQP11 यानी अगर आप जनरल पेपर का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर कोई जनरल कंपटीशन ही दे रहे हो, इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये नोट्स काम आएगा। और इसको ध्यान से देखना क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैंने रखा है, या तो हिंदी में या इंग्लिश में, किसी एक लैंग्वेज में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ज्योग्राफी यानी भूगोल का ये चैप्टर है मोशंस ऑफ अर्थ। आपको मालूम है हमारे जो पृथ्वी हमारी घूमती है उसके कारण दिन और रात होते हैं और सीजन चेंज होता है, यानी गर्मी, ठंडी, बरसात, ये सब मौसम आते हैं। इन सब के अपने अपने जोग्राफिकल फेनोमेना है। इट्स कंप्लीट साइंटिफिक बेसिस। मैं किसी एक ही लैंग्वेज में बोलूंगा, आपको पीडीएफ दोनों दिखाऊंगा। अगर आपको ये पीडीएफ या ये पूरी क्लास चाहिए पेड कोर्सेज के तौर पे, तो हमारा एप्लीकेशन एकेडमी पॉइंट अवेलेबल है। आप आराम से जाइए, इसके मॉक टेस्ट लगा सकते हो, इसके पेड कोर्सेज का अवेल कर सकते हो, कंप्लीट चैंपियन कोर्स। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पृथ्वी की गतियां कौन कौन सी है, यानी पृथ्वी घूमता कैसे कैसे है। आपको ये तो मालूम होगा कि हमारी सन नहीं इधर से उधर जाती है, सन नहीं जाता है। हमारा पृथ्वी जो है, ये मदर अर्थ, यही इधर से उधर घूमती है। और हम इंसानों ने क्या किया है, इसको धीरे धीरे करके इतना नर्क बना रहे हैं। हवा शुद्ध नहीं है, पानी प्योर नहीं है, और अब हम जीने की ख्वाब देखते हैं इस पे ज़्यादा दिन तक। तो अर्थ के दो मोशन है। एक तो अर्थ खुद अपने एक्सिस पे घूमता है, और एक्सिस पे घूमते हुए ये पूरे सूरज का चक्कर लगाता है। सपोज दैट ये पेन है, और ये पेन ऐसे भी घूम रहा है और ऐसे भी घूम रहा है, एक साथ हो रहा है दोनों। ठीक है, समझो आप ये सिचुएशन कितनी यूनिवर्स जो बना हमारा वो कितना सेटल्ड है, बैलेंस्ड है, कि ये पेन ऐसे भी घूम रहा है और ऐसे भी घूम रहा है किसी एक इलेप्टिकल पथ पे। यानी कि गोलाकार, या मान के चलो चपटाकार गोलाकार कह सकते हो। तो इसमें आपको दिखेगी। पहला होता है रोटेशन, घूर्णन जिसे हम कहते हैं। इसका नाम क्या होगा भाई, घूर्णन। मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। ये डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट होगा, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। और ये 24 घंटे मान के चलते हैं, लगता है, लेकिन 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड ही लगता है। रोटेशन होता है पृथ्वी को अपने मतलब अर्थ पे के एक्सिस पे घूमने में जितना टाइम लगता है। ठीक है, समझ में आ गया। ये तो आप चूंकि पढ़े होंगे जूनियर्स क्लास में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। रोटेशन की वजह से क्या होता है, तो याद करना, रोटेशन की वजह से यानी घूर्णन की वजह से दिन और रात होता है। क्योंकि पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष पे, तो जिधर घूमेगी उधर का सनलाइट पड़ेगा, जिधर नहीं सनलाइट पड़ेगा उधर उसके पीछे अंधेरा रहेगा। ये तो सिंपल यहाँ डायग्राम में भी आपको दिख रहा है। अगर आपको ये क्लासेज अच्छी लग रही होंगी तो हमें जरूर फीडबैक एंड ये लाइक कर दीजिएगा। फीडबैक जरूर हमारे व्हाट्सएप पे पहुंचा दीजिएगा, हमारे ग्रुप्स हैं, और टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। याद रखिएगा, बेस्ट ऑफर अभी अवेलेबल है आपके पढ़ने के लिए। तो डे एंड नाइट होगा, अपरेंट मूवमेंट होगा, ये टाइम डिफरेंस भी क्रिएट करेगा भाई। और हमारे पृथ्वी का चूंकि शेप जो है ऑब्लेट एस्फोराइड इसको कहते हैं, ऐसे समझ लो। इसका एक अलग नाम है जियोड। इससे ज्यादा डिटेल की आपको काम नहीं है। जियोड शेप का ये आपका पृथ्वी शेप में पड़ता है। इसकी वजह से और भी चीजें होंगी। डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स, आपने देखा होगा कभी हवा इधर से चल रही है, कभी उधर से चल रही है, हवा का कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। क्लियर है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग आपको तो लगाना है नहीं। हवा है हमारा भाई, और वो कहीं ना कहीं डिफ्लेक्ट हो रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। क्यों जा रहा है ऐसा, उसी पे बात करना है। रिवोल्यूशन की जहां तक बात है, मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ये जो सन है ना, इसको मूव करने के लिए, सॉरी, सन के आर पार इस तरफ से उस तरफ घूमने के लिए इलिप्टिकल पाथवे में पृथ्वी घूमती रहती है। पृथ्वी नहीं, बहुत सारे और भी ग्रह हैं जो घूमते रहते हैं। कितने हमारे प्लैनेट्स हैं, पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था। आपने इसके पिछला वाला क्लास अटेंड किया है क्या? किस किस स्टूडेंट ने पिछले वाले क्लास को अटेंड किया हुआ है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तो अगर नहीं किया है तो जाइए कर लीजिए। ज्योग्राफी की पूरी प्लेलिस्ट है और अपडेटेड वीडियोज आएंगी, सफिशिएंट है आपके प्रिपरेशन के लिए। मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ऑर्बिट से इलिप्टिकल है, टाइम टेकन 365 दिन एंड 1/4 डेज का मतलब है 6 घंटे आपके लगते हैं। और यही जब 4 साल होता है तो 24 घंटा यानी एक दिन फरवरी में जुड़ जाता है, ये भी आपको मालूम होगा। तो ये हमने सन को ले लिया, ठीक है। और ये हमारा देखो, आप ऐसे ऐसे हमारी पृथ्वी घूम रही है, टिल्टेड है पृथ्वी, ऐसे सीधे नहीं घूम रही है। आप देखोगे ये अगर गोल हम पृथ्वी को मान लेते हैं, ऐसे नहीं घूम रही है, ये पृथ्वी ऐसे घूम रही है। ठीक है ना, तो आप समझो कि ये कितना बड़ा जोग्राफिकल फेनोमेना है या यूनिवर्स की पावर है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। तो सन यहाँ है, अब सन पे ये जिस तरीके से घूमेगा, जहाँ सनलाइट पड़ेगा वहाँ गर्मी रहेगी, जहाँ नहीं पड़ेगा उसके पीछे वाले हिस्से में वो ठंडियों का मौसम रहेगा। ये पूरे दुनिया के हर कोने में हर किसी के लिए लागू होता है।
ये सारा डायग्राम के थ्रू हमने आपको समझाया हुआ है। दो चीजें याद रखिएगा, समर सॉल्स्टाइस एंड विंटर सॉल्स्टाइस, ये आपको याद रखना होगा। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स होता है, ये हमने दोनों को ऐड कर दिया। और विंटर सॉल्स्टाइस 21 या 22 दिसंबर को होगा, 22 दिसंबर को मान लो, और 21 जून को या 22 जून को समर सॉल्स्टाइस होता है। ये मतलब आप इसको देख लो, ये पहले से आपको पता होगा। हिंदी वाले अगर स्टूडेंट हो तो हिंदी वाले देख लो आप, यहाँ दिख जाएगा आपको, ठीक है। परिक्रमण 365 दिन, 1/4 डे, ये होगा 21 दिसंबर विंटर। ये सब परिक्रमण के कारण क्या होगा, ऋतु बदलेगी, यानी जो आपके सीजन्स होते हैं, हिंदी में ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर वसंत, ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शिशिर वसंत 6 सीजन होते हैं। और अंग्रेजों के टाइम में भाई विंटर समर और स्प्रिंग ऑटम, ठीक है। तो ये भी रिवोल्यूशन के फर्क हो गए। वेरिएशन इन डे एंड लाइट, आप समझ लो आपके दिन का साइज क्या होगा। सपोज दैट आप किसी किसी दिन देखते हो सनलाइट रहता है 10 घंटे, किसी किसी दिन 12 घंटे रहता है। गर्मियों में सूर्योदय 4:45 पे हो जाता है, एंड सर्दियों में सूर्योदय जो है वो होता है एकदम 7 बजे भी नहीं हो पाता है। तो क्या फर्क पड़ता है। और गर्मियों में आप देखोगे सुबह 5 से लेकर के और शाम के 7 बजे तक एकदम कड़ाके की धूप रहती है। तो क्या फर्क पड़ता है, 14 घंटे का दिन हो गया भाई किसी किसी दिन, और उसके बाद रात हो गई छोटी, ऐसा होता है ना। तो वेरिएशन इन लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, ये जो है रिवॉल्यूशन का फर्क पड़ता है। लीप ईयर एवरी 4th ईयर पड़ता है, जैसे 24 था तो 28 होगा, 32 होगा, ये चीजें होंगी। अब दिन की लंबाई या अवधि की बात करें दिन रात की, तो ये कैसे फर्क पड़ता है, इसका कारण है अर्थ का जो एक्सियल टिल्ट है 23.5 डिग्री, वही है। अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, ये भी डिपेंड करता है। अर्थ टिल्ट 23.5 डिग्री, ठीक है ना। आप देख लो यहाँ अर्थ जो है सितंबर 22 से 23 ऑटम इक्विनॉक्स, वर्नल इक्विनॉक्स, यहाँ मैंने आपको फिर से एक बार दिखा दिया। ये 20 से 22 का एवरेज मान के चलते हैं पूरी दुनिया में, एग्जैक्ट डेट आपको पता है पहले से, ठीक है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स यहाँ रख लीजिएगा। 21 मार्च को वर्नल इक्विनॉक्स मान के चलते हैं, इक्वल डे एंड नाइट होता है 21 मार्च 23 सितंबर, ये आपने पहले से रटा है एकदम। 21 मार्च भी याद रखिएगा और 23 सितंबर भी याद रखिएगा, इसका आपको सीधे रट लेना है ये, ठीक है ना। ग्रीष्म अयनांत सबसे बड़ा दिन। अब भाई वसंत विषुव, शरद विषुव, जो हिंदी वाले बच्चे हैं हिंदी के लिए परेशान रहते हैं, भैया रट लो हिंदी वाले, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे भी है, पढ़ने से मतलब है, हिंदी में समझ में आ रहा है। मैं भी यार हिंदी से ही शुरुआत किया था, मैं भी बिहार से हूँ, ठीक है ना। लेकिन हिंदी को लेकर के इतना जुनूनी मत रहो, क्योंकि आने वाले टाइम में हिंदी ठीक है, इंग्लिश जानो, इंग्लिश आपकी लाइफ के लिए ठीक रहेगा, और हिंदी तो जानिए ही। मैं तेलुगु भी जानता हूँ, तो तेलुगु जानना कोई नुकसान थोड़ी है भाई, मेरा एक लैंग्वेज एक अलग से बना हुआ है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर एक साथ याद कर लो, ये विषुव होता है, यानी इक्वल डे एंड नाइट होगा, आपसे पूछा जाएगा। 21 जून को आपके तरफ क्या पड़ता है, आप इंडियन स्टूडेंट हो तो आपकी तरफ ये इंडियन स्टूडेंट को सबसे बड़ा दिन प्राप्त होता है 21 जून को, और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में हमारे तरफ। लेकिन यही वेस्ट में चले जाओगे आप, यानी पश्चिम के देशों में, तो ये सबसे बड़ा दिन कहते हैं, और 25 दिसंबर को बड़ा दिन मनाते हैं। 25 दिसंबर को क्या करते हैं, क्रिसमस डे वो लोग मनाते हैं, और 1 जनवरी को उनका जन्म है, किसका, पूरी दुनिया के जो फर्स्ट ईयर न्यू ईयर की किसके जन्म दिवस पे मनाते हैं, जरा बताइएगा हमें, क्योंकि आप लोग मनाते तो हो लेकिन सोचते नहीं हो किसके जन्म दिवस को मनाते हैं। तो सीजन हमारे बदल रहे हैं, ठीक है। तो अब कुछ बच्चे क्या समझते हैं कि सीजन बदल रहा है, उसका कारण है सन से दूरी, सन से हम दूर होते जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। दो चीजें याद रखिएगा, एपीहीलियन लिख लो, हिंदी वाले स्टूडेंट हो, कुछ चीजें ना नोट्स बनानी चाहिए। पेरीहीलियन, हीलियन जो है ना, हीली वर्ड लगता है सन के लिए। तो एपीहीलियन जो मैक्सिमम डिस्टेंस है पृथ्वी का सन से, उसको एपीहीलियन कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन ऑफ अर्थ, इसको एपीहीलियन। तो हम यहां सिर्फ मैक्सिमम लिख देते हैं, आप समझ जाओगे क्योंकि आप होशियार हो। पेरीहीलियन मतलब मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सन। तो अब डिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं है भाई, अब तो समझ गया ना खेल। क्या अभी भी लग रहा है कि डिस्टेंस का कोई लेना देना है? बताओ, पेरीहीलियन और एपीहीलियन का कंफर्म हो गया? कितने लोग हो जो ये चीज पहले से जानते थे, कितने लोग नहीं जानते थे?
कोई बुराई नहीं है। मिनिमम पेरिहिलियन होगा, मैक्सिमम एपिहिलियन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए, समझदार हो आप, और आपको समझना भी चाहिए क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है। ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस सन और सूरज, सन और अर्थ के बीच का होगा पेरिहिलियन, एपिहिलियन मैक्सिमम, रट लो इसको। तो इससे कोई लेना देना नहीं, इसलिए हमने क्रॉस कर दिया। रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, एक्सियल टिल्ट, ये सब ऋतु बदलने के कारण है। अब माय डियर स्टूडेंट, आपको ये चीज़ें बार बार दिख रही हैं तो मैं हटा देता हूँ, बार बार आपको सेम चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। सीजन्स इन नॉर्दर्न स्फीयर, तो समर जून से अगस्त होता है, विंटर दिसंबर से फरवरी होता है, स्प्रिंग एंड ऑटम ट्रांजिशनल होता है, जैसे मान लो फरवरी से जून के बीच का, फरवरी से मार्च अप्रैल। ऑपोजिट सीजन ये साउदर्न स्फीयर, इसी का एकदम ऑपोजिट होगा साउदर्न स्फीयर में, यानी जून से अगस्त हमारा समर है तो उनका जून से अगस्त क्या हो जाएगा, विंटर हो जाएगा। मतलब एग्जैक्ट डिटो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये वेरी करता है। अब थोड़ा अगला टॉपिक है हमारा सोलर इक्लिप्स। आई होप ये आपको अच्छा लग रहा होगा। प्लीज अपने फीडबैक, चैनल को सब्सक्राइब, ये सब अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो जरूर करिएगा। इसकी आपको अगर इसका मॉक टेस्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दो, आपको मॉक टेस्ट का लिंक डायरेक्टली शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है। हाँ 10-15 क्वेश्चन भी अगर आप लगा लेते हो तो अच्छी बात है, कोशिश करेंगे हम 20 से 25 क्वेश्चन इसके दे दें। ठीक है। सोलर इक्लिप्स क्या होता है, आपको डायग्राम से अच्छा समझ में आएगा और ज़्यादा मुझे लिख के बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम ये मान लेते हैं कि ये हमारे सन हैं। ठीक है। अच्छा, पृथ्वी सन का चक्कर लगाती है और ये मून जो है ये पृथ्वी की चक्कर लगाती है। तो अब थोड़ा सा इसको क्रिटिकल, ये सन अपना स्थिर रहता है, ये मून इसके चारों तरफ घूमती रहती है। तो मून क्या होगी, कभी कभी फुल मून, छोटा मून से काम नहीं चलेगा, फुल मून आ जाएगी पृथ्वी और सन के बीच में, कभी कभी होता है, हमेशा तो होगा नहीं। तो जब भी ये मून पृथ्वी और सन के बीच में आएगी, तो आप समझ लो इस पृथ्वी पे खड़े हो, यहाँ देखो साइड से, आपको मैं अभी समझा दूंगा, एकदम विजुअलाइज हो जाएगा। यहाँ आप खड़े हो, छोटे से आदमी हो, आप यहाँ से देख रहे हो मून को, लेकिन मून पे अभी शैडो पड़ रही है किसकी, सन की, चूंकि ये सामने है इसलिए पड़ रही है, समझना इस चीज को। तो अब आप यहाँ क्या फील कर रहे हो कि भाई ये जो सन का छाया है, ये इस पे पड़ के हमारे पास छाया आ रहा है, यानी आप यहाँ से देखोगे सन को तो लगेगा कि सन इतनी दूरी तक कटा हुआ है, इतना नहीं दिखेगा, ये वाला हिस्सा आपको दिखेगा और ये वाला हिस्सा दिखेगा। अब ये चांद इधर जाएगा तो आपको इधर वाला दिखना शुरू हो जाएगा, यही होता है ना सन के सोलर इक्लिप्स में। लेकिन ये होता किसकी बीच में आने की वजह से है, मून के, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब यही डायग्राम आप देखोगे तो समझ जाओगे यहाँ क्या खेल चल रहा है। तो यहाँ समझो अर्थ है, ये मून है, अब मून यहाँ है तो ये साइड वाला तो थोड़ा थोड़ा दिखेगा। अब अर्थ यहाँ हो गया और इसका जो हम देख रहे हैं वो ऐसे पड़ रहा है, तो हमें कौन सा हिस्सा दिखाएगा, ये वाले हिस्से दिखेंगे। अब इसकी जो छाया यहाँ काट देगी वो सूरज का लगेगा कि सूरज कट रहा है, इसलिए अंधविश्वास भी इसी से जन्म होता है। अगर कंप्लीट फुल मून है और ये एकदम कवर कर दे रहा है तो आपको सूरज इस तरीके से दिखेगा, टोटल इस तरीके से दिखेगा, एनुअल इस तरीके से दिखेगा और पार्शियल इस तरीके से दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्शन जहां रहेगा उसी हिसाब से ये दिखेगा। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि फुल सोलर इक्लिप्स या टोटल आए, पार्शियल आए, एनुलर, वो पोजीशन पे डिपेंड करता है कि किस पोजीशन में, सन भी उसके सामने पड़ रहा है तो उसी हिसाब से काटेगा। ठीक है। अब सन के सोलर इक्लिप्स को कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, नेकेड आई से आपको नहीं देखना है, क्योंकि बहुत सारे अल्ट्रा वायलेट रेज इजेक्ट होते हैं जो इस पूरे प्रोसेस में निकलते हैं पूरे यूनिवर्स में। लूनर इक्लिप्स में ऐसा कोई रे नहीं निकलता है, तो लूनर इक्लिप्स को आप देख सकते हो, लेकिन मम्मी पापा वो लोग मना कर देते हैं कि मत जाना ऊपर, डर तो फिर भी रहता है ना। लूनर इक्लिप्स तब होगा जब मून आपके पीछे चला जाएगा। अब यहाँ इमेजिन करो, आप इस पृथ्वी पे हो, आप पे सनलाइट आ रहा है किसी ना किसी तरीके से, और ये मून चला गया इधर, तो पृथ्वी की छाया शैडो है, वो मून को ढक देगी, समझना। तो मून फिर अपना पोजीशन चेंज करेगी, पृथ्वी भी चेंज करेगा, तो ये यहाँ आएगा, तो यहाँ जब आएगा तो इस, या मान लो कि ये मून यहाँ आ गया, कहाँ पे, यहाँ पे सन की लाइट पड़ रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इस मून पे दिखाई देगी, हल्का सा थोड़ा सा दिखेगी, तो आपको लगेगा वाह मून थोड़ा सा दिखा, बाकी कट गया है ना, सिंपल है। तो ये चीजें यहां दिखेगी आपको, तो ये लगेगा मून कट रहा है, यानी कि चंद्र ग्रहण हो रहा है। ठीक है भाई।
अब ये प्रोसेस को और जो मैंने चीज़ें बताई वो यहाँ पोजीशन पे दिख रहा है, जहाँ से लाइट आएगी उस तरीके से दिखेगा। अब ये आपसे नहीं पूछेगा कि पेनम्ब्रल पार्शियल लूनर इक्लिप्स क्या, ये सब नहीं पूछता है। टोटल होता है, पार्शियल होगा, पेनम्ब्रल होगा, उसको पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स कहते हैं जब पेनम्ब्रा उसका दिखता है, यानी आउटर एरिया। ये फुल मून होगा तभी दिखेगा, क्योंकि छोटा मून अगर ऐसे इस शेप में है तो वो दिखेगा ही क्या, उसमें तो आप समझ ही रहे वो खुद ही छोटा है, और ये आप नंगी आंखों से देख सकते हो। अब आते हैं, आपका अगला टॉपिक है ज्वार भाटा टाइड। टाइड वो सफेदी वाला नहीं भाई। अब चूंकि ये सूरज, चंदा और पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको आपको मैं समझाता हूं कि ये क्यों जरूरी है। टाइड का क्या सिनेरियो है। आप समुद्र में जाते हो, मान लो आपका गुजरात घर में हो, महाराष्ट्र घर हो, तो आप देखोगे वहां लहरें आती रहती हैं। वो लहरें उधर से आती रहती हैं, आपको दिखोगे तो दिखाई नहीं देगा वो कहाँ से चल रही हैं। तो कुछ तो कारण होगा उन लहरों के ऊपर उठने का, फिर धम से नीचे गिरने का। तो जब ये ऊपर गिरती हैं तो उसको टाइड कहते हैं, ज्वार भाटा, ठीक है। तो पीरियडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल। अब चूंकि यही ऊपर जाएगा, फिर पानी धम से नीचे गिरेगा समुद्र का, इसी को कहते। चूंकि समुद्र में बहुत पानी या जल होता है बहुत ज़्यादा, इस वजह से आप छोटा सा पानी किसी बड़े तालाब में एक छोटा सा पत्थर मारो तो इतना वो लहरें बनती हैं, आप देखना कभी, जिसमें, और ख़ास करके उस टाइम जब ये इस तरीके से जाएगा और आएगा, उस समय कितना पानी उठेगा। तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड रोटेशन ऑफ अर्थ, इन तीनों का रोल रहता है। देखो जैसे टाइड का क्या होता है, अगर मान लो मून यहाँ है, ठीक है, और ये हो गया पृथ्वी पे है, ये समझना इस चीज़ को। तो मून अगर यहाँ है, यानी कि साइड में है, और सन भी इसी शेप में है, ठीक है, तो अलग असर पड़ेगा, और अलग अलग तीनों हैं तो तीनों का अलग असर पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं ये हो गया सन, ये हो गया मून, तो ये हाई टाइड इधर इस तरफ बनाएगा और लो टाइड इस तरफ बनाएगा। समझ में आ गया। ये सब ज्योग्राफर जो हैं वो नोट करके रखते हैं, जहाज़ों को आने जाने में ये हेल्प करता है। अगर मान लो सूरज इधर है और मून इधर है तो लो टाइड ही आएगा, इसका कोई वो नहीं है, लेकिन ये पड़ता रहता है बीच बीच में, ठीक है, ये आप समझ लो। अब आते हैं टाइप्स ऑफ टाइड में। टाइप्स ऑफ टाइड में राइज ऑफ सी लेवल, फॉल ऑफ सी लेवल, हाईएस्ट टाइड, लोएस्ट टाइड, ये सब क्या होता है। हाई टाइड होगा तो सी लेवल बढ़ेगा, फॉल ऑफ सी लेवल लो टाइड, स्प्रिंग टाइड यानी हाईएस्ट टाइड न्यू एंड फुल मून को होता है, क्योंकि जो चंद्रमा का पावर होता है वो बढ़ा रहता है, फुल मून को ग्रेविटेशनल पुल उनका बढ़ जाता है। नीप टाइड यानी लोएस्ट टाइड क्वार्टर मून को होता है, क्योंकि उनके ग्रेविटेशनल पुल्स कम होते हैं। हिंदी वाले बच्चे फिर से मैं बताऊं भाई, निराश नहीं होना है, आपका सारा चीज़ हिंदी में लिखा हुआ है। ये नोट्स भी अगर आपको चाहिए होगा तो सिर्फ नोट्स और PYQ आप ले सकते हो, और 10,000 से ज़्यादा MCQ आपके अवेलेबल है, ठीक है। अब इसका उपयोग क्या है, ये नेविगेशन, यानी कई बार बहुत बड़ा पानी का जब सैलाब आता है तभी बड़ी बड़ी जहाज़ें पार कर पाती हैं, जैसे हुगली में इसका यूज होता है, कांडला, इन सब बंदरगाहों पे यूज होता है। फिशिंग एक्टिविटी बढ़ जाती है, उधर की मछली इधर आ जाएगी। जनरेशन ऑफ टाइडल एनर्जी, क्लीन हार्बर, ये कई बार साफ कर देता है, जब पानी वापस लौटता है ना तो सफाई करके जाता है। अब आते हैं एग्जाम पॉइंटर्स। CUET फोकस्ड, डे एंड नाइट रोटेशन की वजह से होता है, यानी हिंदी वाले बच्चों भाई लिख लेता हूं मैं, घूर्णन। दुख तो इस बात का है कि आजकल के जो हम मतलब स्टूडेंट हैं जो 10th 12th में हैं, मैं उनको देखता हूँ ना, उनको ठीक से हिंदी आ रही है, इंग्लिश तो आ ही नहीं रही है। रिवोल्यूशन, सीजन्स, सोलर इक्लिप्स, न्यू मून, लूनर इक्लिप्स, फुल मून। सीजन डिस्टेंस सन की वजह से नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। सीजन क्यों बदलता है मैंने बता दिया है। मून हैज ग्रेटर टाइडल इफेक्ट देन सन, मून चूंकि भारत पृथ्वी के नजदीक है इसलिए इसका टाइडल इफेक्ट ज्यादा होता है सन पे। ये सारी कहानी खत्म हो गई है, अगले चैप्टर्स में मिलते हैं, आपसे मुखातिब होंगे, तब तक के लिए सायोनारा, धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।